Hello friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel. Let's do the 10th question. The 10th question is, what is the physical state of water at 250 degrees Celsius and 100 degrees Celsius? See, जैसे ही वाटर की बात आई हमें इसकी दो चीज़ें याद रखनी है. सबसे पहले वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रिकॉल 0 डिग्री सेल्सियस. और जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वाटर का होता है वो कितना होता है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो हमारे पास दो टेम्परेचर गिवन है 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस. सी, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया तो 250 डिग्री सेल्सियस का मीन्स है ऑल वी गेट इज वेपर. सो इस स्टेट पे जो वाटर है हमारा वो प्योरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैशियस फॉर्म में. Physical state of water at 250 degree Celsius is gaseous state because the boiling point of water is 100 degree Celsius. और ऐसा कोई भी टेम्परेचर जो आपका वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, सपोज इट्स 101 डिग्री सेल्सियस, तो उस पॉइंट पर भी जो आपका वाटर है वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. तो 250 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है हमारा वो कैसा एग्जिस्ट करता है, गैशियस स्टेट में. नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या फिजिकल स्टेट होगी वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस पर. ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या स्टेट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 3-4 तरीके से क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो सकता है, हम आगे भी देखेंगे इसको. 100 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो द बॉइलिंग पॉइंट मीन्स कि जब हमारे पास एक पैन में वाटर है, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने इसको बर्न करना शुरू किया और इसका टेम्परेचर हमने नोट किया. जैसे हमने इसका टेम्परेचर नोट किया, हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस देखा इसका टेम्परेचर. तो जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो कुछ वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. सी, एट 100 डिग्री सेल्सियस एकदम से आपका सारा पानी गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है. तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है. इस स्टेट पर जो आपका वाटर है वो दोनों स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड में भी और गैस में भी. और जब तक आपका पूरा का पूरा वाटर गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, वाटर का जो टेम्परेचर है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूँ आपको. ऐसा होता है लेटेंट हीट की वजह से. किसकी वजह से होता है, लेटेंट हीट की वजह से, कि जो भी हीट हमने इस वाटर को दी, ये हीट सारी की सारी कन्वर्ट हो गई इस वाटर के पार्टिकल को लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करने में. सो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि जितनी भी हीट हम इसे दे रहे हैं वो वाटर कंज्यूम कर रहा है अपने आप के अपने पार्टिकल्स को तोड़ने में, ब्रेक करने में, ठीक है. सो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका वाटर है वो दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. मैं फिर से कह रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन बोथ द स्टेट, दैट इज लिक्विड एज वेल एज गैस. ओके, so at 100 degrees Celsius both liquid water and water vapors are present. Okay, let's move to the next question. The question is, for any substance why does the temperature remain constant during the change of state. अभी सेम हमने यही क्वेश्चन किया है, बस क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से फॉर्मुलेट हो गया. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर एक टेम्परेचर है, ठीक है, और उस टेम्परेचर पे for any substance why does the temperature remain constant during the change of state. that is for water change of state किस टाइम पे होता है, एक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और एक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है. तो सेम क्वेश्चन आपका ऐसे भी फॉर्मुलेट हो सकता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. सो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो हमारा आइस भी होता है और वाटर जो है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है. क्यों, क्योंकि अगेन द सेम रीजन कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपकी एनर्जी है वो कुछ एनर्जी आपकी आइस को लिक्विड में ब्रेक करने में यूज हो जाती है, ठीक है. सो वही सेम क्वेश्चन है कि जब हम कोई जब हमारा किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है उसका, ठीक है. जब तक ये सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस. कितना रहेगा, 100 degree Celsius. The temperature remain constant during the change of state because, बहुत ध्यान से पढ़ो इस पैराग्राफ को, because the heat supplied during the change, जितनी भी हमने हीट सप्लाई की है चेंज के लिए, is used up in overcoming the intermolecular forces between the particles of the state.
जितनी भी हीट हमने सप्लाई की है वो सारी की सारी हीट हमारी किस लिए यूज हो जाती है, इस वाटर पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, ताकि इनका क्या बन सके, वेपर्स बन सके। जो भी आप यहाँ पर हीट इसको दे रहे हैं, जो भी आप इसको हीट दे रहे हैं, वो सारी हीट आपकी यूज हो जाएगी इन वाटर पार्टिकल्स को ब्रेक करने में। और जब हीट उसने कंज्यूम कर ली तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा वाटर का, ऑब्वियसली नहीं बढ़ सकता। ठीक है, इन द सेम वे अगर कोई भी सब्सटेंस है जब वो स्टेट को चेंज कर रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर फेज में उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक पूरी की पूरी आपकी जो स्टेट है वो चेंज ना हो जाए। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट बिकॉज द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द चेंज इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द स्टेट। Next question is question number 12. Suggest a method to liquefy atmospheric gases. हमें गैस को लिक्विफाई करना है, हमने पहले भी किया था। दो तरीके हैं हमारे पास किसी भी स्टेट को चेंज करने के, पहला टेम्परेचर को इंक्रीज करके और दूसरा प्रेशर को, टेम्परेचर को चेंज करके। इंक्रीज या डिक्रीज वो डिपेंड करता है कि आप किसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और दूसरा हमारे पास प्रेशर को चेंज करके। सो अभी हमें गैस को लिक्विफाई करना है। ठीक है, सो सपोज ये एक कंटेनर है, इसमें आपके पास गैस है। गैस को लिक्विफाई करने का मतलब क्या है, गैस को लिक्विफाई करने का मतलब है कि गैस के पार्टिकल्स हमारे दूर दूर हैं और इन्हें हमें क्या लाना है, पास पास लाना है। तो पास पास लाने के लिए हमें इस पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हमें इसका इंक्रीज करना पड़ेगा। पहली चीज ये तो हो गया हमारे पास प्रेशर, कि हमें इसका प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा आप टेम्परेचर को स्टडी करते हैं। अगेन अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो वाटर का एग्जांपल लीजिए कि अगर हमें लिक्विड से, वाटर लिक्विड से गैस बनाना है तो हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, पानी गर्म करते हैं। इन द सेम वे अगर गैस से लिक्विड चाहिए तो हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। सो गैस को लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर को बढ़ाओ और टेम्परेचर को कम कर दो। द एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड आइदर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? ये क्वेश्चन मैंने आपको सोचने के लिए भी दिया था जब हम टॉपिक कर रहे थे इवापोरेशन। ओके, सो इवापोरेशन जब हमने किया था तो हमने दो तीन तो एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिए थे, लेकिन अब हमने दो तीन क्वेश्चंस छोड़े थे और वो दो तीन क्वेश्चंस अब हम एक्सरसाइज में कवर करेंगे कि जो डेजर्ट कूलर है हमारा, वो हमारा हॉट ड्राई डे में बेटर क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज इसका सीधा सीधा आंसर है इवापोरेशन। वन वर्ड आंसर है इसका इवापोरेशन, और उसके बाद आपको इसी इवापोरेशन के फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है। द कूलिंग इन डेजर्ट कूलर इज कोज्ड बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर। चलिए अब जल्दी से इवापोरेशन की कंडीशंस याद करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्या थे हमारे पास, टेम्परेचर था, विंड स्पीड थी, और क्या था, फटाफट याद करो, और था हमारे पास ह्यूमिडिटी, है ना, और क्या था हमारे पास, सरफेस एरिया। अब यहां पर हमें कौन कौन सा फैक्टर दिया है, उसने हमें बोला है हॉट ड्राई डे। सो हॉट का मतलब हमारे पास क्या है कि उस दिन हमारे पास टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा, और ड्राई डे का मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एयर होगी उसकी ह्यूमिडिटी हमारे पास क्या होगी, कम होगी, लो होगी, है ना। तो दो चीज इसने हमारे पास दी हुई हैं, और ये दोनों जो है हमारे पास, ये हमारी फेवर में होती है इवापोरेशन के। इन दोनों ही कंडीशन में जब हमारे पास टेम्परेचर हाई होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो जो हमारा इवापोरेशन होता है, जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है, वो कैसा होता है, हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर कि सबसे पहली चीज जो कूलिंग है वो डेजर्ट कूलर की इवापोरेशन की वजह से होती है। ठीक है, अब हमारे पास दिन कैसा है, हॉट और ड्राई। सो हॉट और ड्राई का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर है वो हमारे पास ज्यादा होगा, ठीक है, और ड्राइनेस ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है हमारे पास लो होगी, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास रेट ऑफ इवापोरेशन है वो ज्यादा होगा, और जो डेजर्ट कूलर है वो हमें ज्यादा अच्छी कूलिंग देगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपको क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन याद है, हमने इवापोरेशन के टाइम भी मैंने आपको बोला था सोचने के लिए
कि आपके घरों में मटका है, ठीक है। अब इस मटके में जो पानी हमने रखा हुआ है वो ठंडा क्यों रहता है कंपैरेटिवली अगर हम उस वाटर को एक पैन में रखें गर्मियों में, ठीक है। सो हाउ डज द वाटर कैप्ड इन अर्थन पोट दैट इज मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं जो मटका है वो हमारा बनता किससे, वो हमारा बनता है मिट्टी से। और मिट्टी की एक प्रॉपर्टी होती है कि मिट्टी में हमारे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। सो जो मटका है उसमें हमारे पास छोटे छोटे जो उसकी सरफेस पे क्या होंगे, पोर्स होंगे। सो एन अर्थन पोट हैज स्मॉल पोर्स। अब क्या करेगा, इन जो वाटर है हमारा, जो हमारे अर्थन पोट के अंदर है, मटके के अंदर है, वो इन पोर्स में से बाहर आएगा, ठीक है। अब वाटर सीप आउट थ्रू देम एंड, और कोशिश करेगा इवापोरेट होने की सरफेस पे से। अब इस सरफेस पे जो वाटर है, जो वाटर आया है वो इवापोरेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो इवापोरेशन के लिए उसे क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। और वो एनर्जी वो कहां से लेगा, वो उस पानी से लेगा जो मटके के अंदर है। तो अब जब उसने उस पानी से एनर्जी ली, सो उसने एनर्जी कंज्यूम की और वो वेपर बन के उड़ गया, दैट इज द फिनोमेना ऑफ इवापोरेशन। लेकिन पीछे जो पानी रह गया उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। वाटर सीप्स आउट थ्रू देम एंड इवापोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पोट। The energy needed for evaporation is taken from the water capped in the earthen pot. As a result, जो पानी जो पीछे था हमारा water capped in the earthen pot become cool. कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ओके, एक बार फिर से कंसेप्ट को देखते हैं। जो हमारा मटका होता है, जो हमारा पोट होता है, उसमें हमारे पास वो मिट्टी से बना होता है, तो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं सरफेस पे, ठीक है। और इस पोर्स में से जो वाटर है हमारा, जो मटके के अंदर है, वो इसके से यहाँ से सीप बाहर आने की कोशिश करता है। और जैसे ही बाहर आता है तो उसको क्या करना है, इवापोरेट करना है। इवापोरेट करने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से लेता है, जो मटके के अंदर वाटर है वो उससे लेता है, ठीक है। तो उसने जब ये एनर्जी ली तो वो इवापोरेट कर गया एनर्जी लेकर, और पीछे जो वाटर था अंदर वो हमारा कैसा हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन भी हमारा किस टॉपिक से है, इवापोरेशन से। अब आप ये देखिए इवापोरेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कि कितने क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। इससे एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली, मैंने उस दिन भी आपको बोला था और मैं आपको आज भी बोल रही हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि इवापोरेशन से आपका 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज आ पाम मतलब हथेली, feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it। नेल पेंट रिमूवर भी आप ले सकते हैं, सबके घरों में मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम अपनी हथेली पर या हाथ पर एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम कुछ भी डालते हैं, तो जो हमारा हाथ है उसे ठंडा फील क्यों होता है। देखो क्या होता है, ये जो एसीटोन और ये जो परफ्यूम है, इन सब के लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे ही ये बॉटल से हमारे हाथ पर आए, जैसे ही ये बॉटल से हमारे हाथ पर आए, यहाँ पर आकर गिरे, तो ये क्या करेंगे, ये इवापोरेट होने की कोशिश करेंगे। इवापोरेट होने की कोशिश करेंगे तो द मोमेंट ये इवापोरेट हो जाएंगे तो जो एनर्जी होगा वो हमारी कहाँ से लेगा, हथेली से। इवापोरेशन के लिए इन्हें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वो कहां से लेंगे, हमारी हथेली से। हथेली से इन्होंने एनर्जी गेन की और ये वेपर बन के उड़ गए, इवापोरेशन हो गया। तो पीछे क्या होता है, हमारा जो हाथ है वो कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा फील करना शुरू कर देता है। देखो इवापोरेशन के लिए किसी भी पार्टिकल को जब इवापोरेट करना है तो उसे एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी वो लेगा, सराउंडिंग से लेगा, आपके हाथ से लेगा, चाहे वो कहीं से लेगा, लेकिन जैसे ही वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से एनर्जी ले लेगा, तो आपने एनर्जी दी तो वो पीछे क्या छोड़ देगा, कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। इसलिए हमारा जो डेजर्ट कूलर है वो ठंडा रहता है, जो हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं वो ठंडे रखते हैं हमें, इसलिए हमारे मटके में पानी ठंडा होता है। इन द सेम वे जैसे ही हमारे हाथ पे एसीटोन, नेल पेंट रिमूवर या परफ्यूम कुछ भी गिरता है, तो जो परफ्यूम जो गिरा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, तो वो क्या करता है, वो इवापोरेट होने की कोशिश करता है, और जब वो इवापोरेट करता है तो वो हमारे हाथ से एनर्जी लेता है और पीछे हमारा क्या छोड़ जाता है, एक कूलिंग sensation. So let's read the answer. Both acetone, perfume, petrol have low boiling point liquids. When they are poured on the palm, they evaporate readily. यहाँ पे pour का मतलब क्या है, जब आपने उसको अपने हाथ पे डाला, okay? So when they are poured on the palm, they evaporate rapidly, and for this change of state, they take energy from the palm. उन्होंने एनर्जी कहाँ से ली, आपकी हथेली से ली, and उसकी वजह से क्या हुआ, हमें कैसी सेंसेशन हुई, कूलिंग सेंसेशन हुई।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. व्हाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम द सोर्सर रादर देन अ कप. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर हमें एक चाय या दूध पीना है जो गर्म है, अगर हम उसको कप से पिए और या फिर हम उसे एक सॉसर से पिए, तो किस में हमें वो, हम सॉसर में हम जल्दी क्यों पी सकते हैं. या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्मुलेट हो सकता है कि अगर हम दूध को या चाय को किसी ऐसे कंटेनर में रखें जो बड़ा है, तो वो जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है. ठीक है, अगेन इवापोरेशन, फिर से ये आपका इवापोरेशन से क्वेश्चन है. इवापोरेशन कैसे यूज होगा, देखो इवापोरेशन जब हमने किया था तो हमने फिर से इसके वो फैक्टर्स किए थे जो इसको इफेक्ट करते हैं. तो उसमें एक फैक्टर था जो हमारे पास था, वो क्या था, सरफेस एरिया. क्या था, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया में हमने क्या किया था, अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा दें, फटाफट याद करो, अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो हमारा इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा. इवापोरेशन हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा. फाइन, सो सरफेस एरिया बढ़ाने से इवापोरेशन ज्यादा होगा. जब तक हमारा दूध या चाय या कुछ भी हमारा ग्लास में था तो उसका जो इवापोरेशन था वो कम था, क्योंकि सरफेस एरिया क्या था, कम था. लेकिन जैसे ही हमने उसको सॉसर में डाला, हमारे पास उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया. सरफेस एरिया बढ़ने से इवापोरेशन बढ़ गया. इवापोरेशन बढ़ने का क्या मतलब है कि इवापोरेशन जब ज्यादा हो जाता है तो पीछे क्या रह जाता है, कूलिंग इफेक्ट, है ना. इवापोरेशन का मतलब क्या है कि जैसे ही इवापोरेशन हुआ तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, कूलिंग इफेक्ट रह गया. तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास जो सरफेस है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी कंपैरेटिवली ग्लास के. So let's read the answer. We are able to sip hot tea faster from saucer rather than a cup because a saucer has a greater surface area. As a result, rate of evaporation increases. और आपको भी पता है जैसे ही rate of evaporation increase होता है, हमारे पास जो cooling होती है वो ज्यादा हो जाती है. और कूलिंग ज्यादा होगी तो मुझे जल्दी पी पाएंगे, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा. एंड अगेन इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना. ये चीज आपको कभी नहीं भूलनी है. इवापोरेशन हमेशा कहां से होता है, सरफेस से होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वेयर इन समर. हमने थ्योरी में भी इसको कवर किया था. फिर से ये क्वेश्चन आपका कौन से टॉपिक से है, इवापोरेशन. सी, वन टॉपिक एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस. ओके, सो इवापोरेशन कैसे यूज होगा इसमें, कि हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में. सबसे पहली चीज, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए. इतना आंसर नहीं लिख के आना आपको पेपर में, आपको इसका रीजन भी देना है. क्यों देना है कि जब गर्मियां होती हैं तो हम स्वेट ज्यादा आता है. वही प्रेस्पायर, प्रेस्पायर मतलब पसीना आना, आप यहाँ पे स्वेट भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो ड्यूरिंग समर्स वी प्रेस्पायर मोर, क्योंकि हमारी बॉडी के मैकेनिज्म की वजह से. तो क्या होता है, जो कॉटन जो हमने शर्ट पहनी है, जो हमने कॉटन के कपड़े पहने हैं, वो उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे. अब कॉटन के क्लॉथ ने उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लिया. अब वो जैसे ही उसने एब्जॉर्ब किया तो अब वो जो वाटर था, जो स्वेट में जो वाटर था, वो इवापोरेट होने की कोशिश करेगा. इवापोरेट होने के लिए वो क्या लेगा, आपकी बॉडी से क्या लेगा, एनर्जी लेगा. इवापोरेट हो जाएगा और पीछे क्या छोड़ देगा, cooling effect छोड़ देगा. So let's read the answer. During summers we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. और जब जब evaporation होता है, पीछे हमारे पास क्या रह जाता है, कूलिंग इफेक्ट रह जाता है. क्योंकि इवापोरेशन के टाइम में क्या लगती है, एनर्जी लगती है, जो एनर्जी वो हमारे बॉडी से लेता है. ठीक है, सो लेट्स इट विद द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. ये आपके सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में थे. एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.